हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए हमारी जीके जीएस की जो विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम हम और आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही धमाकेदार, इंटरेस्टिंग और जो है फ्रेंड्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरपूर ये सेशन होने वाला है, तो पूरा अच्छे से देखिए। आप लोगों से लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा भी, कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट में करने पड़ेंगे, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सारी की सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय हम लोग यहाँ पर में ना लेते हुए जल्दी से हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है तभी फ्रेंड्स 1200 प्लस यहाँ पर में आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं। तो बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्रिया आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा जो है आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इन सभी लोगों का शुक्रिया। चलिए जाओ नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में जल्दी से हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ज्योग्राफी का, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे मैं यहाँ देख रहा था फ्रेंड्स कि सेशन स्टार्ट होने से पहले टीचिंग परीक्षा का जो परिवार है, आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। हेल्दी कम्युनिटी की निशानी है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं एक दूसरे से कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए, ये इससे बढ़िया कम्युनिटी आपको क्या होगी ये कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, हेल्दी यहाँ पर में चीजें हो रही है। तो एक यार थम्स अप आप लोग अपने अपने आप को भी दे दो, अपनी कम्युनिटी के लिए, आप लोगों के लिए दे दो, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, टीचिंग परीक्षा के बच्चे। तो निम्नलिखित में से नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, गुजरात से होते हुए जो है चली जाती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। ओके, तो यहां पर में मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात में जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी कुछ नदियां जो है, इसकी कुछ सहायक नदियां महाराष्ट्र से भी निकलती है। इसी वजह से आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, ये इसका हिस्सा तो है ही, इस नर्मदा घाटी का हिस्सा, साथ ही साथ महाराष्ट्र भी है। राजस्थान इसका हिस्सा नहीं है, राजस्थान इसका हिस्सा नहीं है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे, ध्यान से समझिए आप लोग। ये नर्मदा नदी जो है कहां से निकलती है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था? और आप लोगों ने तो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 2.5 मिनट 2 मिनट 27 सेकंड हुए हैं और आप लोगों ने 1600 प्लस व्यूज कर दिए यहाँ पर में, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों की माइकल हिल्स है, कौन सी वाली हिल्स है? माइकल हिल्स, लिख देता हूं मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैकाल हिल्स इसको कहा जाता है आप लोगों का, यहां पर मैं आप लोगों को मिलेंगी। और यहां पर में अमरकंटक नाम की जगह है, अमरकंटक, अमरकंटक। तो अमरकंटक कहां पर में है? तो माइकल हिल्स का हिस्सा है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। वहां से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से, ठीक है, जबलपुर के पास से, और ये पूरा मध्य प्रदेश से होकर फिर गुजरात में जाती है। और यहां पर में कहां पर में मिल जाती है? इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात, खंबात की खाड़ी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। खंबात की खाड़ी या कैम्बे इसको बोला जाता है, यहां जाकर मिल जाती है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश में तो जाती है। कुछ इसकी सहायक नदियां जैसे कि तवा हो जाए, ठीक है, ये महाराष्ट्र में से भी निकलती है। इसी वजह से फ्रेंड्स इसका जो हिस्सा है, ठीक है, महाराष्ट्र को भी कवर करता है। तो 3 हिस्से, अभी आप लोगों को थोड़ी देर में क्वेश्चन दिखाने वाला हूं मैं एक, ठीक है, कि कौन कौन से हिस्से को कवर करता है नर्मदा बेसिन आपका। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान को कवर नहीं करता, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने बस। तो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, राजस्थान को कवर नहीं करता है, मध्य प्रदेश और गुजरात को तो करता है। और तीसरा कौन सा है वो आप लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बार आपको दिखा दूं, ये माइकल हिल से, अमरकंटक से देखिए यहाँ पर में नर्मदा नदी निकलती है। विंध्या रेंज और सातपुड़ा, कौन से दो पहाड़ों के बीच में से जा रही है? आप लोग देखकर लिखिए यहाँ पर में, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर में लिखिए, विंध्या और सातपुड़ा रेंज के बीच में से जा रही है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो गुजरात में से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर में? ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर में है? जल्दी बताइए आप सभी लोग। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बिहार के अंदर में ही है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं अगर मैं बात करूं
पूर्व मध्य रेलवे या ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है आप लोगों का, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को हाजीपुर के अंदर में मिलेगा। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, हाजीपुर में, बिहार के अंदर में ये है, हाजीपुर के अंदर में। इसी वजह से ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। देखिए कई सारे जो हमारा पूरा भारत का रेलवे सिस्टम है ना, उसको कई सारे हिस्सों में बांटा गया, कई सारे जोन्स में बांटा गया है। अगर हम कोंकण रेलवे को मिला दे, ठीक है, और कोलकाता मेट्रो रेल को इसके अंदर में, तो ये मिलकर पूरे 18 रेलवे जोन हो जाते हैं। कई जगह पे 17 दिया हुआ है आप लोगों का, लेकिन फ्रेंड्स अगर कोंकण रेलवे जोन को अगर हम लोग इसके अंदर में और कोलकाता जो आप लोगों का रेलवे जोन है, इन लोगों को मिला दे तो ये आप लोगों के 18 हो जाते हैं। तो 17, कई जगह पे 17 माना जाता है, कई जगह पे 18 माना जाता है। 16 पहले हुआ करते थे, पहले जो एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें भी 16 दिया हुआ था, ठीक है। कुछ लोग 17, कुछ सारी वेबसाइट के ऊपर में, ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर में 17 मिलेंगे और ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर में ही कुछ जगह पे आपको 18 भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर में। वैसे आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो अलग अलग जो रेलवे जोन है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में है। ये वाला बहुत बार पूछा जाता है, ईस्टर्न का कहाँ पर में, ईस्टर्न का कोलकाता में है, ईस्टर्न का, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रख लेना है, ईस्टर्न रेलवे जोन कहाँ पर में, कोलकाता में, ठीक है। और ईस्ट सेंट्रल बोला जाए तो हाजीपुर के अंदर में है, ईस्ट सेंट्रल वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात करें हम लोग यहाँ पर में वेस्टर्न जोन का कहाँ पर में है, तो मुंबई में है वेस्ट जोन का। और नॉर्थ जोन, ठीक है, नॉर्थ जोन आप लोगों का ये कहाँ पर में है, तो दिल्ली के अंदर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में इन हाउ मेनी जोन्स इन इंडिया रेलवेज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, कितने रेलवे जोन्स है। अब आप लोगों को मैंने 2 चीजें बताया यहाँ पर में, ठीक है। तो आंसर चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक तो आप लोगों का बिल्कुल कंफर्म आंसर है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप सभी लोग। अच्छा, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, और जो 18वें नंबर का रेलवे जोन हम लोग मानते हैं, अगर 18वां माना भी आप लोगों ने, तो वो किसको माना जाता है, ठीक है, वो भी आप बता देंगे मुझे, ठीक है। जो 18वां पिक्चर में आया है वो आया ही कहां से है, बताइए जल्दी से। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर में, ओल्ड जो एनसीईआरटी थी उसमें 16 दिया हुआ था आप लोगों का, जो कि अब नहीं माना जाएगा आप लोगों का। आंसर हो जाएगा यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो नन ऑफ दी अबव आप लोगों ने आंसर लगाना है यहाँ पर में, ई इज द आंसर। क्योंकि फ्रेंड्स अब आप लोगों के जो है वो 18 जोन, अगर मैं कोंकण रेलवे को और कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन जो है उसको मिला लूँ तो 18 रेलवे जोन हो जाते हैं। 16 तो किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे, अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तो भी 17 हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो साउथ सदर्न कोस्ट रेलवे जो है आप लोगों का, इसको 18वें नंबर का रेलवे जोन माना जाता है, सदर्न कोस्ट रेलवे को, ठीक है। जो दक्षिणी जो कोस्टन रेलवे है आप लोगों का, ठीक है, कोस्टन रेलवे मतलब तटीय इलाकों के ऊपर में जो रेलवे लाइन चलती है ना, उसको 18वें नंबर का रेलवे जोन माना जाता है। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोग क्या आंसर लगाओगे, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि आपका सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, ठीक है। तो बन सकता है क्वेश्चन, ये बनना भी चाहिए ये क्वेश्चन की हमारे भारत के अंदर में जितने रेलवे जोन है उनमें से सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भारत में जितने भी रेलवे जोन है उनमें सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर कंटिन्यूसली आ रहे हैं। नॉर्दर्न जोन जो है आप लोगों का वो सबसे बड़ा है, और नॉर्थ जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर में अभी आप लोगों को बताया था मैंने, दिल्ली के अंदर में, नॉर्थ जोन का, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का एस्टेट की एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप लोग सभी लोग इसका आंसर करें। और क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोगों को मतलब 8 मिनट 40 सेकंड के अंदर में 2000 लाइक्स, ठीक है, और 2500 के करीब जो है लाइव, मतलब आज आप लोगों ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया, एक और जो है यहाँ पर में रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब 9 मिनट होने से पहले ही आप लोगों ने ये रिकॉर्ड यहाँ पर में जो मैं बैकएंड से देख पा रहा हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को भी, पूरी टीचिंग परीक्षा परिवार को। देखिए फ्रेंड्स, हाथी के बारे में बोला गया, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए 3 महीने का हाथी का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो आमतौर पर 100 किलो का होता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। ये एस्टेट में आया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। 3 महीने का हाथी का बच्चा आमतौर पर 100 किलो का होता है। एक वयस्क हाथी जो होता है, वयस्क हाथी का मतलब होता है एक ऐसा हाथी आपका, ठीक है, जो बड़ा हो चुका है, ठीक है। आप लोग क्या हो, 3 महीने वाले हाथी हो या बड़े वाले हाथी हो आप लोग, ठीक है। ये सीटेट में भी आया हुआ है, एस्टेट में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो 200 किलो पत्तियां खा लेता है एक दिन के अंदर में एक वयस्क हाथी। हाथी आराम
नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। ठीक है, ये हाथी। अब मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए इसको। मैंने जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एस्टेट वगैरह के भी लेक्चर्स देखे हैं मेरे, उन लोगों को ये पता होगा। देखिए, एक एलिफेंट जो है वो एक तो शाकाहारी होता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि एस्टेट में आया हुआ है, बीपीएससी की एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आपसे टीआरई में भी पूछने की संभावना बनती है इसकी। ठीक है, जो लीडर होता है इनके ग्रुप का, ये झुंड में चलते हैं, तो झुंड का लीडर कौन होता है यहाँ पर में? इनका झुंड का लीडर कौन होता है? जो भी ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर है इसकी। ठीक है, इनके अंदर में जो 15-20 हाथी है, उनमें जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर होंगी वो इनके लीडर होंगी, दादी माँ इन लोगों की। ठीक है, मेल एलिफेंट कितने समय तक जो है वो झुंड में रहते हैं? मेल, ठीक है, तो मेल जो है फ्रेंड 14 से 15 साल के होए तक वो लोग जो है झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद में वो अलग थलग चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, लड़की होती है तो लोग जो है वो त्याग देते हैं उनको, बोलते कि लड़की हुई करके। और देखो यहाँ पर में हाथियों के अंदर में भी लड़का जो है वो छोड़ के चला गया परिवार को, कितनी गलत बात है यहाँ पर में। तो लड़के लोग नहीं जाना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, फिर वो वही वाली बात याद आती है ना यहाँ पर में, आँख में आंसू भर, जब हम अपने घर आए आँख में आंसू भर आए, चिड़िया रोकर कहती है क्यों बच्चों के पर आए। बच्चे उड़ गए, पर आए तो देखिए यहाँ पर में 100 किलोग्राम जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1 क्विंटल कहलाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो एक एलिफेंट जो है वो एक दिन में 1 क्विंटल खा सकता है, 1 क्विंटल, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, और एक जो छोटा हाथी होता है, जो छोटा सा 3 महीने का जो हाथी होता है, बेबी एलिफेंट, ये 200 किलोग्राम का हो जाता है, मतलब 2 क्विंटल का हो जाता है। ठीक है, और इन लोगों को जो है ना फ्रेंड्स ऐसे मड में खेलना पसंद है, ये इस तरीके से, ये देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, बचपन की यादें ताज़ा हो गई क्या आप लोगों की इसको देखकर? ये इस तरीके से खेलते थे आप लोग भी। ये ऐसे देखो, ये यहाँ पर मैं आया, अब हट, अरे हट, अरे मेरे को भी आने दे, मेरे को भी आने दे, ये गिर गया खटाक करके, वो और बाजू वाले को भी लेके गिर गया। ठीक है, तो ऐसे इन लोगों को कीचड़ में खेलना पसंद है, इनसे उनकी बॉडी ठंडी रहती है। अब यहाँ पर मैं आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलोग्राम नहीं, ये 200 किलोग्राम होता है। 200 किलोग्राम मतलब कितना क्विंटल, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। और एक वयस्क हाथी 100 किलोग्राम खा लेता है, 200 किलोग्राम नहीं खाता, 100 किलोग्राम खाता है, 1 क्विंटल खाता है। तो ये दोनों किलोग्राम में उल्टा सीधा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। एक वयस्क हाथी 100 किलो खाता है और 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम तक हो जाता है, तो दोनों उल्टा दिया हुआ है। हाँ, आराम करना इनको पसंद नहीं है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बाकी समय मस्ती करते रहते हैं। ठीक है, और हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, ये भी सही है। तो सी एंड डी इज द आंसर। ठीक है, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका एस्टेट का। ठीक है, एस्टेट का क्वेश्चन है आप लोगों का, 3/9/2023 में पूछा गया, तो बीपीएससी के अंदर में भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। ओके, चलिए, अब हाथी की बात निकली है तो यहाँ पर मैं दूर तक जाएंगे आपके। आपको बताना है कि हेड ऑफ द हर्ड ऑफ एलिफेंट इज, हाथियों के परिवार का मुखिया कौन होता है, या उनके झुंड का मुखिया कौन होता है? जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे। अभी आपको बताया, मैं आंसर यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर कर सके इसका। ठीक है, सभी के सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। हाथी कितना घंटा सोते हैं ये भी आप लोग मेरे को बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हाथी की बात निकली तो हाथी परियोजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाथी परियोजना कब लॉन्च की गई थी, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, और 2300 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए फ्रेंड, 2700 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे ही सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो करवाता रहूंगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हाथी परियोजना की बात करें हम लोग, ठीक है, 72, 73, 75, 92, यहाँ पर मैं हर साल कुछ ना कुछ हुआ हुआ है, तो मैं पूरा आपको बताता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, पहले हिंदी में बता देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? आप लोग आंसर कीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आप लोगों को याद हो जाए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर में हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट हाथी की अगर बात करें तो 1992 में हुआ था ये आप लोगों का। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स जल वाली, कि जल अधिनियम कब आया था, ठीक है, वायु अधिनियम कब आया था आप लोगों का, और वन अधिनियम कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पानी के लिए जल वाला वाटर कंजर्वेशन एक्ट जो था वो आप लोगों को आया था सबसे पहले आपका 1974 के अंदर में। ठीक है, पानी की जरूरत है, फिर आपको हवा की भी जरूरत है, हवा भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो एयर के लिए, एयर जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक्ट आया था वो आपका आया था 1981 के अंदर में। तो ये दो भी आप लोगों ने याद रखना है। जैविक विविधता अधिनियम वाला भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए, तो हाथी परियोजना कब आई थी आप लोगों की? हाथी परियोजना आई थी फ्रेंड्स 1992 के अंदर में। ठीक है, 73 में क्या हुआ था ये बताइए आप सभी लोग। ठीक है, 73 के अंदर में ये आप लोग बता सकते हो, और 72 वाला भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि यहां पर मैं ये भी बन सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आप लोगों का आया था, ठीक है, 1972 के अंदर में। ओके, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आप लोगों का 1972 में। सभी लोग लिख देंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मैं बता देता हूं आपको, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको याद रख लीजिए आप सभी लोग। अब एक पॉइंट आप लोग लिखोगे, आप लोग पढ़ाओगे, ठीक है, यहां पर मैं आज के लेक्चर में ये वाला पॉइंट। चलो अब आप लोग बताओ कमेंट में लिखकर कि क्या था आप लोगों ने। आप ऐसा समझ लीजिए आप टीचर हो, अभी आपको पढ़ाना है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है इस बार वाले एग्जाम के अंदर में आप लोगों के, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में हुआ था आप लोगों का। एक और चीज है, ठीक है, थोड़ा सा समझना, ये दोनों पॉइंट लिख देना आप लोग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं उनको बचाने के लिए अधिनियम। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब होता है पर्यावरण को बचाने के लिए एक अधिनियम। तो पर्यावरण को बचाने के लिए अधिनियम लाया गया था 1986 के अंदर में, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसके बाद में, ठीक है। वैसे आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, भोपाल गैस त्रासदी वाला तो क्वेश्चन बनता ही आप लोगों का, भोपाल गैस त्रासदी कौन से साल हुई थी, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। तो यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, 1984 में उसके जो कारखाना था ना, दिसंबर 1984 के अंदर में, वहां से आपकी एक गैस लीक हो गई थी, ठीक है। तो कौन सी वाली गैस थी जिसका रिसाव हुआ था यहाँ पर में, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट करके गैस थी आप लोगों की, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो उसके बाद में फिर ये एक्ट लाया गया था आपका। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हर कोई बच्चा कमेंट में लिख देगा ताकि उसका दिमाग में वो फीड हो जाए। आप लोगों के लिए बोल रहा हूं लिखने के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए, आपका बेहतर भविष्य करने के लिए। आज जो मेहनत कर रहे हो ना आप लोग, यही मेहनत जो है आप लोगों को, आपके जो परिवार वाले जब बाद में जो है उनको सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा ना, वो आप तब आपको प्राउड फील होगा कि मैंने मेहनत की थी तो आज जो है उन लोगों को मैं सुख दे पा रहा हूं। आपके जब बच्चे बड़े हो गए या आपके बच्चे हो गए, आपके जीवन में कोई आएगा, तब आपने मेहनत की होंगी तो आप उनको खुशियां दे पाओगे, और ये बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है। ये याद रखना है आप लोगों ने कि आपने अपनी मेहनत से अपने लव्ड वंस को जो है खुशियां दे पाए हो आप लोग। तो आज जो मेहनत कर रहे हो वो उसी का परिणाम रहने वाला है वो। ओके, ये आप लोगों के साथ में जो है फ्रेंड्स, मैं टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा, और जो टीचिंग परीक्षा का पेड जो हमारा ये है आपका, उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसमें भी हम लोग जो है इसको इमेज वाले फॉर्मेट में डालकर, आपको पता है जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, इमेज फॉर्मेट हमारा एक है जिसमें हम लोगों ने करीब 5000 क्वेश्चन अब तक डाल चुके हैं, तो उसमें भी मैं डलवा दूंगा इसको। और टीचिंग परीक्षा का जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे, वो लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी डलवा दूंगा इसको। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब यहां पर मैं समझो आप लोग, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर, 2-3 चीजें हो सकती है आप लोगों की जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, कि भाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती है, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, और बाकी चीजें क्या होती है आप लोगों की। तो पब्लिक सेक्टर उसको कहेंगे जिसके अंदर में कम से कम आपकी 51% जो शेयर है, एटलीस्ट 51% शेयर जो है सरकार का हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 51% शेयर सरकार का होना चाहिए, तो उसको पब्लिक सेक्टर कहा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भेल आपका, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपका जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो। तो ये ऐसे जितने भी कंपनीज है जिसमें सरकार का मेजोरिटी स्टेक है, सरकार जो है उसमें डिसीजन ले सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें सरकार के पैसे ज़्यादा लगे हुए, तो वो सब आपके क्या है फ्रेंड्स, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। वैसे ही बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री बोकारो के अंदर में है, बताइए जल्दी से यहाँ पर मैं आप लोगों का, बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर में है, कौन से राज्य में मिलेंगी? बोकारो नाम का जगह कहां पर में, ये भी बता सकते हो ना आप लोग, बोकारो है कहां पर में आप लोगों का? तो बोकारो जो है फ्रेंड्स, ये आपका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, झारखंड में है, झारखंड, ठीक है, झारखंड के अंदर बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद में रेमंड, आपको पता है फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी है आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों ने कभी ना कभी रेमंड, उसकी जो दुकानें हैं आप लोगों ने कभी ना कभी सुनी होंगी, आप लोगों ने देखी होंगी, रेमंड क्लॉथ्स, जो बाकी की और चीज़ें होती है आपकी, रेमंड क्लॉथ्स वगैरह, जो बाकी का और जो भी है, ठीक है। अभी तो उनका चल भी रहा है, सिंघानिया साहब का झगड़ा वगैरह चल रहा है बाप और बेटे के अंदर में, ठीक है। जेके सीमेंट, ठीक है, ये सब आप लोगों की प्राइवेट कंपनीज के अंदर में आता है, इनको बोलेंगे आप लोग, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज आप लोगों की, जेके वगैरह।
तो बोकारो आप लोगों का पब्लिक सेक्टर हो जाएगा आपका। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो झारखंड के अंदर, पंजाब झारखंड और बिहार के बॉर्डर के ऊपर में यहाँ पर में बोकारो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, बताइए। रेलवे, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री, मोर देन वन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। हमें 20 मिनट हुए हैं, 3200 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहोगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को और भी क्वेश्चंस करवाने में। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण, तो रेलवे जो है फ्रेंड्स ये सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी है, प्राइवेट रेलवे तो होती नहीं है आप लोगों की, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से टिस्को की, तो ये टाटा की है, तो ये प्राइवेट है, ठीक है, ये प्राइवेट है आपका, टाटा इंडस्ट्रीज के इसका है, ये टिस्को प्राइवेट है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री ये क्या है आप लोगों का, ठीक है, प्राइवेट है, रिलायंस प्राइवेट है, ओके। तो केवल एक हो जाएगा आपका रेलवे यहाँ पर में, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आपका, ए रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, रेलवे, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट कौन से नदी पे, दामोदर नदी के किनारे के ऊपर में स्थित है, ये कहा है आपका बोकारो, बोकारो बोकारो बोकारो, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है। तो ये लिख लो आप लोग, बोकारो कौन से नदी के किनारे पर है, किसी ने पूछा था यहाँ पर में, तो बोकारो जो है दामोदर नदी के किनारे पर, दामोदर रिवर, दामोदर, दामोदर रिवर को कौन से राज्य का शोक भी कहा जाता है ये भी बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है ये बताइए आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से। भारत में चुनाव चिन्ह जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए आप लोग यहाँ पर में अलग अलग देख सकते हो, और एक चीज़ तो ये भी बनती है आप लोगों की, ठीक है, एक ये बोल सकते हैं ना आप लोगों से, ठीक है, कि नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, बन सकता है कि नहीं बन सकता आप लोगों से ये क्वेश्चन, नेशनल पार्टी वाला, है ना। राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल कितने हैं, कौन कौन से दल है, अभी एट प्रेजेंट कौन कौन से दल है जो राष्ट्रीय दल की कैटेगरी के अंदर में आते हैं, राष्ट्रीय पार्टी जिनको कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी आप लोगों की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो चुनाव चिन्ह जारी करने की जिम्मेदारी जो है फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग की होती है, इलेक्शन कमीशन की, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इलेक्शन कमीशन इसको जारी करता है, ओके। तो ये कौन सा रूल है इसका? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी है, ठीक है, राज्य की पार्टी है, राज्य मतलब उसको राज्य पार्टी का दर्जा हासिल है, ठीक है, तो वह पार्टी का सिंबल कोई और यूज नहीं कर सकता उस राज्य में, दूसरे राज्य में कोई और इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस राज्य में केवल वही पार्टी जो है वो सिंबल अलॉटमेंट करेंगी। तो सिंबल अलॉटमेंट, जैसे कि कमल है, ये है, वो है, तो ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, ये सिंबल अलॉटमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो सिंबल वही यूज करेंगे उस राज्य में। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो पूरे देश के अंदर में उसका सिंबल जो है वो रिजर्व हो जाता है, उसी पार्टी के द्वारा यूज किया जाएगा और कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसका गठन कब किया गया था? मैं आप लोगों को, चलो अब ना राष्ट्रीय पार्टी, इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो पूरा कर लेते हैं अच्छे से। कितने लोग रेडी है जल्दी से पहले यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता देंगे, और 3000 लाइक जल्दी से कर देंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। तो मैं आपको पूरी की पूरी राष्ट्रीय पार्टी और उनके स्थापना का वर्ष आपको अभी के अभी याद करा देता हूँ, ताकि आपका टेंशन ही जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर मैं बताऊँ आपको नेशनल पार्टीज, ठीक है, नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, तो अभी फिलहाल के अंदर में नेशनल पार्टीज की संख्या 6 है। पहली बात तो ये लिखो आप सभी लोग, 6 है, ठीक है। उसके बाद में पहले नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में कि कौन सी पार्टी है आप लोगों की, अगर 6 है, 6 की 6 अपन अलग अलग तरीके से लिख लेते, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले आम आदमी पार्टी लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी, ठीक है, आप। इसकी स्थापना कौन से साल हुई थी? तो ये हुई थी 2012 में। ये क्वेश्चन आप लोगों से आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि नई नवेली नेशनल पार्टी बनी है ये अभी हाल फिलहाल के अंदर में। दूसरा वाला अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, बीजेपी ले लेते अपन, कोई भी कुछ भी ले लो आप लोग, कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं कि पहले नंबर पे ये लिया तो पहले नंबर की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है वो, ठीक है। 1980 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से अगर ये क्वेश्चन लगा सकते हैं तो एकदम फास्ट लगा दिया जाए, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद में अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूँ आप लोगों से, आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 1885 के अंदर में हुई थी, 1885 के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। एक है आपकी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती बहन जी वाली पार्टी,
ठीक है, कांशीराम जी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, कांशीराम जी ने। ये इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1984 के अंदर में हुई थी, 1984 के अंदर में, 1984 में। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए आप लोगों के। पांचवा छठवा मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर मैं। 5th नंबर पे आप लोगों का होता है सीपीआई। सीपीआई लेकिन कौन सा, एम। देखो सीपीआई एम, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। प्लीज टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर में सीपीआई की स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया था क्वेश्चन। देखो एक है सीपीआई, सीपीआई इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन उसी का एक धड़ा है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्स, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानने वाली सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्सिस्ट उसको बोलते हैं सीपीआईएम। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, सीपीआई से अलग होकर। ओके, एक है नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, पीए संगमा, ओके, उसके संस्थापक थे पीए संगमा। 2013 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। पहले ये एनसीपी में थे, ठीक है, हमारे भारत के जो लोकसभा है, ठीक है, उसके अध्यक्ष, उसके स्पीकर रह चुके हैं पीए संगमा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी खड़े हुए थे, हमारे प्रणब मुखर्जी वाला जो समय काल था ना उस समय में, ठीक है, तो उस समय में वो थे, ठीक है, पीए संगमा, ठीक है, उस समय राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए थे। 96 से लेकर 98 तक ये भारत के लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, स्पीकर भी रहे ये, ठीक है। मेघालय के मुख्यमंत्री का भी उन्होंने पदभार संभाला है, अभी उनके बेटे जो है वो संभाल रहे हैं, कॉमरेड संगमा, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो है अभी फिलहाल के अंदर में जो आप लोगों की 6वें नंबर की पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी आप लोग इसको बोल सकते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी। कहाँ की है ये, कहाँ मतलब बेसिकली इसका है कहाँ पर में, बेस कहाँ पर में, मेघालय में। लेकिन मेघालय और उसके आसपास वाले जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर में भी इसका प्रभाव है, इस वजह से नेशनल पार्टी बन गई है ये, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, पीए संगमा ने इसकी स्थापना की थी। पीए संगमा का भी निधन हो चुका है, ठीक है। तो ये 6 पार्टीज है आप लोगों की, 6 के 6 मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, ओके। और आप लोग यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका प्यार भी मिल रहा है। यहाँ पर में 3600 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 2900 लाइक्स हो चुके हैं। मैंने कहा था आप लोगों को 3000 करने के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेहनत अगर करेंगे तो आप लोगों का भी प्यार यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये प्लीज़ ये सारे के सारे लोग लिख दीजिए, ये आप लोगों का 1 नंबर तो भी कम से कम बढ़ा देगा ये, ठीक है, ओके। अगर आप लोग चाहोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं और भी करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, जितनी भी आपकी करनी है। देखिए आप लोगों का P15 मतलब आपकी टीआरई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंडेड इन, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 खत्म, आप लोगों ने आंसर कर दिया होना चाहिए इस क्वेश्चन। ये देखिए आप लोगों का 69 बीपीएससी के अंदर में, ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर बनने लायक आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन है आपका, डेप्यूटी कलेक्टर आप लोग बन सकते हो इस क्वेश्चन से। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड के अंदर में मेरे को इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, ठीक है, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड है आप लोगों के पास में, स्टार्ट कर दिया है मैंने यहाँ पर में। 10 सेकंड के अंदर में आंसर आप लोगों के कमेंट के अंदर में आ जाने चाहिए, हम आगे बढ़ जाएंगे इसके अंदर में। 7 8 9 10, ठीक है। मैं एक ही बस लगाऊंगा यहाँ पर में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट 1964 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, ठीक है। 1 और 3 होना चाहिए, 1 और 3, 1 3 कहाँ पर में दिया हुआ है, बस यहीं पे दिया हुआ है, आंसर खत्म हो गया आप लोगों का, ठीक है। बाकी आप लोगों ने लगा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल है, मौलिक अधिकार, ठीक है, शिक्षा को जो है आप लोगों का मौलिक अधिकार बनाया गया था। आपको बताना है वो संविधान संशोधन एक्ट कौन से नंबर का था, कौन से नंबर का था वो, और ईयर कौन सा था ये भी आप लोग बताओगे, कौन सा ईयर था। जल्दी जल्दी से बताते रहेंगे आप लोग। 3000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है आपका आर्टिकल नंबर 21A में दिया गया है। अब आपसे कभी अगर पूछ ले कि 21 के बाद ही क्यों रखा है, ठीक है, क्योंकि 21 जो है फ्रेंड जीवन का अधिकार है और अच्छा जीवन जीने के लिए आपको शिक्षा की जरूरत है, इसी वजह से 21A में रखा है। कहीं और भी रख सकते थे, 21A में रखा है ताकि थोड़ा जीवन के अधिकार के साथ में जो आपका राइट टू लाइफ है उसके साथ में दिखे वो। इसको जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था, ठीक है, 2000, ठीक है, अरे भाई चल 2000, ठीक है, क्या हो गया इसको, 2002 के अंदर में, ठीक है। चलिए, जब घी टेढ़ी इंग्लिश से ना निकले तो उसको सीधा करना पड़ता है। ओके, तो 86वें संविधान संशोधन के जरिए जो है फ्रेंड्स इसको शामिल किया गया है। तो राइट टू जो है एजुकेशन आप लोगों का फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को कौन से भाग में रखा गया है हमारे संविधान के, अब ये अपने आप में 1 नंबर का और क्वेश्चन, +1 आप लोग और जोड़ लीजिए। राइट टू इन एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कौन से नंबर का पार्ट है आप लोगों का, कौन से नंबर का भाग है,
संविधान के अंदर में टोटल 25 भाग है आज के समय में। तो भाग नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में आपका जो है राइट फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से लिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आया होगा, फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से लिए गए हैं आपके, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स है। कितने फंडामेंटल राइट्स है आज के समय में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। बताइए कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फंडामेंटल राइट है, ओरिजिनल 7 थे। तो फिर वो एक कौन सा है जिसको हटा दिया गया और कब हटाया गया, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत उस 7वें वाले को हटाया गया, अब कहाँ रख दिया है उसको, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपका आर्टिकल नंबर 30 के अंदर में था आप लोगों का, 31 के अंदर में, ठीक है, 31 के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। आर्टिकल नंबर 31 के अंदर में अब इसको हटा दिया गया है, अब इसको रख दिया गया 300A में। मतलब अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा ये, अब ये केवल एक संवैधानिक अधिकार है आप लोगों का, लीगल राइट है संपत्ति रखना, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है आपका, ओके। तो 44वें संविधान संशोधन के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44, किन्हीं बच्चों ने लिखा भी है यहाँ पर में, तो बहुत बढ़िया, जिन भी लोगों ने लिखा है, ठीक है, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल है आप लोग जल्दी से कमेंट में एक बार लिख दो ताकि आपको याद हो जाए। 1800 का चैट रेट आपका चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, 1800 का चैट रेट, मतलब आप इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, ये दिखाता है कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। और ये सिलेक्शन वाले बच्चों की यहाँ पर में पूरा का पूरा यहाँ पर में हुजूम लगा हुआ है, सिलेक्शन वाले बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 से 24 है, ये भी याद रख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। पूछते हैं आप लोगों से, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, ठीक है, कौन होता है राज्यसभा का चेयरमैन, जल्दी बताइए आप सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आ गए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो हमारे भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का भी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, अपने आप बन जाएगा। ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर 64 में, आर्टिकल नंबर 64 में दिया गया है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा हमारे भारत का, वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप, ठीक है, एक्स ऑफिशियो। ये आर्टिकल नंबर 64 में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। अब अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और कौन से नंबर के, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और कौन से नंबर के है, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोग जल्दी से लिख देंगे कमेंट के अंदर में। 3900 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 3200 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिया है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात किया मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों से, ठीक है। और कौन से नंबर के हैं, तो जगदीप धनखड़ है, वेरी गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों ने लिख दिया है जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के हैं, तो ये है आपके, ठीक है, 14वें नंबर के, 14th नंबर के। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक है, एक नया क्वेश्चन आप लोगों से बताना है आप लोगों ने कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कौन थे, आप लोग बताइए जल्दी से कि राज्यसभा के पहले जो है सभापति कौन थे। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अगर किसी के दिमाग की बत्ती जल गई तो वो आंसर कर देगा, जिसकी नहीं जलेगी वो आंसर नहीं कर पाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली। अब यहाँ पर मैं प्लीज शब्दों पे ध्यान दीजिए आप लोग, एग्जाम में टीआरई में पूछा गया प्रश्न आपका, ओरिजिनली कितने थे, जल्दी बताइए आप लोग। हामिद अंसारी वालों, जनता कभी माफ नहीं करेगी, हामिद अंसारी का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय में। हामिद अंसारी 2 बार हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, मानते हैं, लेकिन वो सबसे पहले तो ये कहां से आ गया, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, जो उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स कितने थे, 7 थे। अगर अभी प्रेजेंट में पूछ लिया जाए कितने हैं, तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे, जल्दी बताओ। प्रेजेंट में कितने हैं, 6 है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वो 7वें नंबर का जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था,
44वें संविधान संशोधन के जरिए 1978 में मोरारजी देसाई की जब सरकार थी उस समय में उसको हटाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दिया मैंने। अभी फंडामेंटल राइट में नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 31 था, अब हटाकर कौन सा वाला आर्टिकल कर दिया गया है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं वो सारे बता रहा हूं। राइट टू, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका, अभी कौन सा वाला जो है आपका आर्टिकल है, प्रेजेंट में कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 300A। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 4000 प्लस बच्चे यहाँ पर में जो है वो लाइव आ चुके हैं आप लोगों के, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और 3300 के करीब आप लोगों ने जो है लाइक भी कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर में देखिए क्या बोला है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, एस्टेट की एग्जाम के अंदर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था आप लोगों का, अनुसूचित जनजाति के लिए बताइए। देखिए अगर मैं अनुसूचित जनजाति की बात करूं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करूं यहाँ पर मैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर में कितने सीटें आरक्षित है, तो एससी और एसटी दोनों आपको याद रखना है। तो अनुसूचित जनजाति की जब बात आ रही है तो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है यहाँ पर में। ठीक है, तो एससी के लिए जो सीटें आरक्षित है अभी भी आपका, अभी कौन से नंबर का लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है, लोकसभा चुनाव कौन से नंबर की लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है, लोकसभा नंबर कौन सी है ये जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो ये 18वें नंबर की लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। 18वें नंबर की लोकसभा, 18th नंबर की लोकसभा का चुनाव हो रहा है अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 47 सीटें हैं। टोटल कितनी है आप लोग बता देंगे। ठीक है, आप लोगों को सारी की सारी चीजें, जो जो भी चीजें यहाँ पर बन सकती है वो सारी की सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, जो जो अभी आपके हाल फिलहाल में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो 543 लोकसभा की जो सीटें उन पर चुनाव होना है, और उसमें से 84 और 47 मतलब टोटल 131 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व है। क्या ओबीसी के लिए कोई आरक्षण होता है लोकसभा में? नहीं होता, ये याद रखना है आप लोगों ने, कोई भी आरक्षण नहीं होता लोकसभा में। भारत में पहले आपातकाल कब लगाया गया था सबसे पहले? ठीक है, जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग, भारत में सबसे पहले आपातकाल कब लगाया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन एस्टेट की एग्जाम में आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी इसको अपन लोगों ने जो है थोड़ा सा उसको और थोड़ा टफ कर दिया, मैं आप लोगों को एग्जाम का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोग, ये 86 नंबर का क्वेश्चन था, ये देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन आईडीज, एक्चुअल क्वेश्चन है एस्टेट का। ठीक है, ये ऑप्शन आईडी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, ये दिया हुआ था, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर अवेलेबल है पेपर्स। तो आपातकाल भारत में सबसे पहले कब लगाया गया था? तो आप लोगों का राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले लगाया गया था फ्रेंड्स आपका 1962 में, इंडिया चाइना वॉर के समय में। ठीक है, अब तक कितने बार आपातकाल लग चुका है हमारे भारत में? 3 बार लग चुका है। ठीक है, तीनों बता देता हूं आप लोगों को। तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, इंडिया चाइना युद्ध के समय में 1962 में लगी थी। दूसरा आपातकाल लगा था आप लोगों का 1971 के अंदर में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान युद्ध जब हो रहा था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, तो उस समय में आपातकाल लगा था। ठीक है, और तीसरा आपातकाल लगा था हमारा जब इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था देश पर आपातकाल, इंटरनल रिबेलियन के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पर। ठीक है, 1975 से 1977 तक तीसरा आपातकाल। तो भारत में टोटल 3 बार आपातकाल लग चुका है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए, जितने भी लोग हैं फ्रेंड जो टीआरई 3.0 की, टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो नीचे में जो नंबर चल रहा है फ्रेंड्स उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जो है जानकारी ले सकते हो। ठीक है, टीम आपकी मदद कर देंगी। तो जो भी आपके प्रीमियम बुक्स है, ई बुक्स है, जो भी टेस्ट है, वो सारी जो चीज़ें आप लोगों की 65 पेपर्स है जो है आपका, ठीक है, फुल कोर्स के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा उसके अंदर में। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कर लीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दी गई है लिंक ट्री की, वहाँ से भी कर सकते हो। ना फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी पूछे भी गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। ठीक है सर, कॉल बिजी। आभा कुमारी जी, देखिए आप जो है ना क्या कर सकते हो वहाँ पर में व्हाट्सएप पे कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए टीम को, टीम आपकी मदद कर देंगी, क्योंकि काफ़ी सारे, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड है। ठीक है, बालाजी आप भी, बालाजी महिमा जी आप भी वहाँ पर में कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जनरल स्टडीज़ इंक्लूडेड है उसके अंदर में, फुल कोर्स के अंदर में जनरल स्टडीज़ का अलग से भी ले सकते हो और इंक्लूडेड भी है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, लिंग अनुपात। देखिए जन्म दर, अगर बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, आप घर पे मतलब बैठे हुए आराम से, ठीक है, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, ठीक है, मतलब बच्चे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या वृद्धि होगी। मृत्यु दर कम हो जाए, मृत्यु दर कम हो जाए, लोग मरना बंद कर दे, यार अब तो अमर हो गया करके, बहुत अब आराम से साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि अब 150-200 साल तक आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बीपीएससी वालों ने भी फिर आपकी जो है वो उम्र बढ़ा दी, उम्र बढ़ा दी मतलब लास्ट जो एज होती है 37 से बढ़ाकर 60 साल कर दी कि अब 60 साल तक के भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि 150 साल तक आप जी रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल।
ठीक है। या आप लोग जो है फ्रेंड्स मान लो एक गांव के इलाके में रहते थे, अब आप सारे के सारे लोग शहरी इलाकों में जाकर बस गए, तो शहर की जनसंख्या बढ़ जाएंगी, है ना, तो जनसंख्या वृद्धि का कारण है ये। लिंग अनुपात जनसंख्या वृद्धि का कारण कैसे हो सकता है? लिंग अनुपात, ठीक है। तो सेक्स रेशो जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण या जनसंख्या में परिवर्तन का कारण नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये भी जो क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा सा अपन लोगों ने इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा टफ करने के लिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोगों के एस्टेट के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग राइट आंसर को लिंग अनुपात माना गया है। ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी जो बी एस्टेट के क्वेश्चन आईडीज है उसके साथ में आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर मैं, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे बोलो किसी ने यहाँ पर मैं लिखा कि देखिए जो 65 पेपर्स है ना उसके अंदर में आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर्स आपको अपलोड किए गए उसके साथ साथ में आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके अंदर में और भी आप लोगों को दिए जाने वाले हैं, ठीक है। तो बर्थ रेट, डेथ रेट और इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, मतलब कि जो प्रवास होता है इधर से उधर जाना आना जाना, वो पॉपुलेशन ग्रोथ को हैम्पर करता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा चुनाव के अंदर में दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ठीक है। जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग। 4300 बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, 3500 से ज़्यादा यहाँ पर में आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे। और ये सब बच्चे हैं सिलेक्शन वाले, ठीक है। यहाँ पर में जब 2000 का चैट रेट से आप लोग आंसर कर सकते हो, मतलब आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो जो लोग आंसर कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा जो है कौन से साल में दिया गया था और ये कौन से प्रधानमंत्री ने दिया था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1971 का जो जनरल इलेक्शन हो रहा था आप लोगों का, उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 1971 के चुनाव में, देखिए कौन सा बोला है, लोकसभा चुनाव में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, ओके, 1971 के चुनाव में दिया गया था, ये याद रखना है। और फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया? दो बातें हैं, ध्यान से समझना आप लोग। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा जो है 1971 के चुनाव के अंदर में इंदिरा गांधी जी ने दिया था। जब आपकी 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 5th 5 ईयर प्लान, 5वें नंबर की पंचवर्षीय योजना, उसमें इसको शामिल भी किया गया। 1974 से 1978 तक जो पंचवर्षीय योजना चली, ठीक है, आप लोगों की, इसके अंदर में इसको शामिल किया गया था। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 1978 तक क्यों, 1979 तक चलनी चाहिए थी ये, ठीक है, वो सरकार बदल गई थी ना, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को बीच में रोक दिया था इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो 5th नंबर की जो 5 ईयर प्लान था उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पंचवर्षीय योजना। तो दो बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है आप लोग। पहली, अगर पूछा जाए कौन से चुनाव में दिया गया था नारा, तो कौन से नंबर का चुनाव था, कौन से साल का चुनाव था वो? 1971, ठीक है, याद रहेगा आपको। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। 1974 में जब 5वें नंबर की पंचवर्षीय योजना बनाने की बात आई थी, तो 5th 5 ईयर प्लान के अंदर में उन्होंने गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा था कि हमारे भारत से गरीबी हटाना है करके, ठीक है। तो गरीबी हटाने का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, तो 5वें नंबर की पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, ठीक है। और किसने लगाया था, कौन रिलेटेड है, कौन सा प्रधानमंत्री गरीबी हटाओ के नारे से रिलेटेड है? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम्स के अंदर में भी आ चुका है और आगे में आपकी टीआरई में भी पूछे जाने की संभावना है। जो अभी मैंने आपको दिखा दिया, टीआरई में एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का पूछे जाने की संभावना आगे में आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो ऐसे इस प्रकार से जो है आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय को निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है? और आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था आप लोगों का, और ये आपको ऑलरेडी आपकी जो पेड क्लास है उसके अंदर में आप लोगों को ऑलरेडी करवाया जा चुका है, ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को करवाया जा चुका है। तो लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों में से किससे जाना जाता है? शेरे बंगाल, शेरे महाराष्ट्र, शेरे कश्मीर, शेरे पंजाब, ठीक है। तो आपको पेड क्लास के अंदर में कराया था मैंने कि शेरे पंजाब के नाम से भी इनको जानते हैं, लाला लाजपत राय को। अब लाला लाजपत राय जी के बारे में जो जो भी जानकारी है आप लोगों की, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना आप लोग, एक एक चीज, ये एस्टेट के अंदर में आ चुका है। अब और क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, ठीक है। एक तो बात है कि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाहौर में नेशनल स्कूल की स्थापना किसने की थी? लाहौर में बात आती है, लाहौर में नेशनल स्कूल्स बहुत सारी बनी देश भर में, लेकिन लाहौर में नेशनल स्कूल की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि AITUC, आईटुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसको बोला जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। उसकी स्थापना 1920 में इन्होंने ही की थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे 1920 में। तो आईटुक की स्थापना किसने की, कौन संस्थापक अध्यक्ष थे इसके 1920 में? लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे?
डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1894 में लाहौर के एक छोटी सी दुकान थी, वहां से उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी 1894 के अंदर में। पंजाब नेशनल बैंक, आप सोचिए पंजाब नेशनल बैंक आज मुख्यालय दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर में है, ठीक है, इतना बड़ा बैंक है। कितने लोगों का पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में खाता है? कोई है क्या यहाँ पर में जिसका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में? आपको पता है एक छोटी सी दुकान में, एक कमरे की दुकान के अंदर में की थी। आज जो है फ्रेंड्स 13,000 से ज्यादा जो है उसकी ब्रांचेस है, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे पंजाब नेशनल बैंक के। उसके बाद में फ्रेंड्स 1922 में जब गांधी जी ने भारत जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद में, तो उन्होंने विरोध किया था गांधी जी का कि गांधी जी यार तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था करके। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के साथ में इन्होंने स्वराज पार्टी के अंदर में भी अपना, ठीक है, स्थापना में इनका भी हाथ था, ठीक है। वंदे मातरम, पंजाब द पीपल नाम के जो अखबार थे उनके भी संस्थापक रहे हैं ये, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की जो है फ्रेंड्स 1928 के अंदर में मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का जब ये विरोध कर रहे थे। आपको पता है साइमन कमीशन आया था भारत में, ठीक है, और हम लोगों ने नारे लगाए थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन आया था भारत में भारतीयों के भविष्य को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। अब आपके घर वाले आपके लिए लड़का ढूंढ रहे और आपसे पूछे ही ना, या आपके लिए लड़की ढूंढ रहे और आपसे पूछे ही ना, ठीक है, बस आपको बोले कि भाई देखो इतने तारीख को शादी है, इतने बजे पहुंच जाना है करके, ठीक है, लेट नहीं होना, इतने बजे फेरे है, तो आ जाना चुपचाप से। तो आपको बुरा लगेगा ना, यार आपके लिए लड़की ढूंढ रहे लेकिन आपसे पूछ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ था कि भाई भारत का भविष्य निर्धारित हो रहा, लेकिन एक भी भारतीय उसके अंदर में नहीं था। साइमन कमीशन के अंदर में 7 लोग थे और 7 में से एक भी इंडियन नहीं, ऑल वाइट कमीशन था ये। तो इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए। तो साइमन गो बैक के नारे लगाते समय लाहौर में इन पर लाठीचार्ज हुआ था। ये आपके यूपी के सुपर टेट के अंदर में आया था क्वेश्चन कि किसकी मृत्यु हो गई थी, तो इन पर लाठियां बरसाई गई थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जो है साउंडर्स की हत्या कर दी थी बाद में। सुरक्षा वॉल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी, ये किसने कहा था? अब ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ निकाल डाला। जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पर मैं 4400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स, 3800 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। साइमन कमीशन की स्थापना और उसका भारत में आना, दो चीजें याद रखना है। साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी 1927 में, 1927 के अंदर में, और साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, फरवरी 1928 के अंदर में। जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है वो आप लोगों को मिलते रहे, ओके। और जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, जितना ज्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, उतना ज्यादा और सेशंस आपके लिए होंगे। तो सुरक्षा वॉल सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये हेडमास्टर की एग्जाम में भी आया था, लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दी थी? बस सिंपल सा याद रखना है आप लोगों ने, सेफ्टी वॉल थ्योरी, कि भाई कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी अंग्रेजों के समय में ताकि भारतीयों का जो विरोध है अंग्रेजों के खिलाफ वो बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, ठीक है, उसके लिए की गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जानबूझ के। ऐसा कहना था लाला लाजपत राय का। इनका कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था इनका कि भाई कांग्रेस ने जानबूझ के, जो लॉर्ड डफरिन थे उस समय में, उन्होंने जानबूझ के कांग्रेस बनने दी ताकि कांग्रेस की मदद से धीरे धीरे हम कुछ बातें मान लेंगे उनकी, तो उनका प्रेशर रिलीज होता रहेगा, ठीक है, कांग्रेस के जरिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सेफ्टी वॉल थ्योरी का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था, ओके। चलिए, अच्छा वैसे जो है फ्रेंड्स ये तो मानना है लाला लाजपत राय का, लेकिन बाकी लोगों का क्या मानना था कांग्रेस के बारे में? तो ब्रिटिशर्स खुद कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहते थे। जिस पार्टी की सरकार होती है या जो सत्ता में होता है वो अपोजिट लोगों को देशद्रोही ही कहता है। तो जब ब्रिटिशर्स थे सत्ता में तो कांग्रेस को राजद्रोही कहते थे। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है, शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी, अदूरदर्शी अल्पसंख्यक या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था। यह क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने कहा था? बताओ जल्दी से, नॉक नॉक, किसने कहा था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? कांग्रेस के लोगों को लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन के समय में ही स्थापना हुई थी, ठीक है, कांग्रेस की, और उसी ने जो है यहाँ पर में जो है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा। अगर सच में सुरक्षा वॉल थ्योरी सही है तो कांग्रेस वाले लोग ये कह रहे होंगे यहाँ पर में कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, ठीक है, मतलब कि भाई तुमने ही बनाया, तुम ही हमको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी अदरक लहसन प्याज कह रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा अटपटी सी बात लगती है। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? ये वाली पिछले वाली टीआरई में आया था, टीआरई 2 में क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब देखो तुम्हारे चचा का जो लड़का था लॉर्ड कर्जन, वो क्या बोल रहा, ठीक है, बड़ा आया शायर टाइप का इंसान, ठीक है, मतलब एकदम घुमा के बात कर रहा है यहाँ पर में।
कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है, ठीक है, अपने पतन के तरफ में। और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में उसकी मदद करूं, पीसफुल डिमाइस, शांतिपूर्ण मौत में उसकी मदद करूं। ऐसा कोई बोलता है, ठीक है, कि कोई जो है यहाँ पर मैं दामाद अपने ससुर के पास जाए, ससुर जी आप ना मौत के तरफ में लड़खड़ा रहे हो, ठीक है, और मेरी आपके घर में रहते हुए, घर जमाई रहते हुए एक बहुत महान महत्वाकांक्षा है कि मैं आपकी मृत्यु में आपकी मदद करूं, ठीक है। पहले तो वो आपको गाली मारेंगे और पत्नी छोड़ के जाएंगी वो अलग, ठीक है, तो ऐसे बोला नहीं जा सकता ना, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये कि मैं पीसफुल डिमाइस में, कांग्रेस की शांतिपूर्ण मौत में मदद करना चाहता हूँ करके यहाँ पर मैं, ओके। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ये वाली बात याद रखनी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये PYQ है आप लोगों का, ये PYQ है, ये PYQ है आप लोगों का, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दी थी, ओके। चलिए, अच्छा, पॉलिटिकल बैगिंग किसने कही थी? राजनीतिक भीख मंगता, ठीक है, राजनीतिक भीख। कांग्रेस जो है राजनीतिक भीख मांगती है, भीख मांगती है, बस ये कहा था किसने? बिपिन चंद्र पाल ने। भीख मांगता, कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो राजनीतिक भीख मांगता है, राजनीतिक भीख है। अरबिंदो घोष उससे भी एक कदम आगे चले गए, उन्होंने कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, भिखारी संस्था कह दिया था, जो भीख मांगने वाली संस्था कह दिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर मैं समझा कि बिपिन चंद्र पाल जो है उन्होंने पॉलिटिकल बैगिंग कहा था, और अरबिंदो घोष जो है उन्होंने बैगिंग इंस्टीट्यूट कह दिया इसको कि भीख मांगने वाली संस्था है, ठीक है, कांग्रेस। तो दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटिकल, कांग्रेस की नीतियों को पॉलिटिकल बैगिंग, कांग्रेस की जो नीतियां है उसको पॉलिटिकल बैगिंग किसने कहा? तो बिपिन चंद्र पाल ने। लेकिन भिखारी संस्था किसने कहा? अरबिंदो घोष ने। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ट्रिपल पी इसको कहा जाता है। इसका विरोध किसने किया था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की पॉलिसी ट्रिपल पी की है, ये प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बात हमारी मान लो, ठीक है, पेटिशन डालते हैं लिखकर, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं थोड़ा मोटा बस। तो ये PPP की जो पॉलिसी है उसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आगे वाले आपके एग्जाम के लिए, जो बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन। अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस के 3 दिन का जो सेशन होता था उसको 3 दिन का तमाशा, क्या कहा था? कि कांग्रेस कुछ नहीं करती, 3 दिन आती, 3 दिन का तमाशा ये इन लोगों का, साल में 3 दिन के लिए जो है कौन तुम यहाँ पर मैं आकर मिलते हो, तुम लोग डिस्कशन करते हो और साल भर जो है चैन की नींद जाके सो जाते हो, तो ये 3 दिन का तमाशा है, ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है, 3 दिन का तमाशा। और यहाँ पर मैं क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोग इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो ना, ठीक है, मज़ा आ गया। और आप लोगों के चैट रेट भी बता रहे हैं कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 4000 प्लस बच्चों ने अपना समर्थन यहाँ पर में दिखा दिया है, लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 4400 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, लाइव देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर ऐसे ही करते रहेंगे। हु यूज द सेफ्टी वॉल थ्योरी, आप लोग बताइए। 1 2 3 4 5, आपका आंसर आ चुका होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा, मेरे को हर एक बच्चे से इसका आंसर चाहिए, खुद से पढ़िए और खुद से आंसर कीजिए। TRE का ओरिजिनल क्वेश्चन, TRE ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, ओनली ऑन टीचिंग परीक्षा, ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। और ऐसे ही फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करवाता रहूंगा, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से। जी, तो देखिए आप लोगों के आंसर्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं यहाँ पर में, ओके। आप लोगों से ये आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है, और चैट रेट आपका बता रहा है कि आप लोग आंसर कर रहे हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया मैंने उसके बारे में। आंसर सभी के कमेंट में मेरे को चाहिए। आप मेरे को बताइए यहाँ पर में कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर में? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसने पूरा लेक्चर देखा है, ठीक है, रेलवे का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में है? जल्दी से सभी के सभी लोग आंसर करेंगे। बिहार में है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से कहाँ पर में है, ठीक है। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, एक क्विंटल का मतलब कितना किलो होता है? आज ही आप लोगों को सिखाया मैंने, 1 क्विंटल मतलब कितना किलो? बताइए जल्दी से, कितना केजी होता है 1 क्विंटल का मतलब? आप लोग बताते जाएंगे जल्दी जल्दी से। अच्छा चलिए बताइए मेरे को, बोकारो कहाँ पर में? चलिए यहाँ पर में बोकारो स्टील जो प्लांट है आपका, वो कौन से राज्य में, स्टेट कौन सा है बोकारो के लिए? स्टेट आप बताएंगे जल्दी से, कौन से स्टेट के अंदर में? सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट्स आ जाने चाहिए आप सभी लोगों के, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए फ्रेंड्स, जो है जगदीप, ठीक है, धनकर अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है, कौन से नंबर के? वाइस प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर के, ठीक है। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओगे कि भारत में कितनी नेशनल पार्टीज है, कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल।
अगर नाम याद आ रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कितनी है और कौन कौन सी है, उनका स्थापना ईयर अगर याद आ रहा है तो आप लोग बता दीजिए। 4500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते रहेंगे। और 2250 से ज्यादा का चैट रेट आप लोगों का चल रहा है, मतलब आप सारे लोग आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बेस्ट पार्ट है ये आप लोगों का, ठीक है। अच्छा बताइए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना संस्थापक कौन थे? आज ही बताया आप लोगों को, संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, ठीक है। ये आप लोग आंसर कर दोगे जल्दी जल्दी से। उसके अलावा आप लोगों से और भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पर में, भारत में कितने बार इमरजेंसी लगी, कितने बार इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी। ये सारी चीजें सीखी हमने, ठीक है। मैं आर्टिकल आप लोगों को बता देता हूँ बस। आर्टिकल जो है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 352 है नेशनल इमरजेंसी का। कितने बार लगी है आप लोग बताएंगे। मैंने आप लोगों को एक हिंट यहाँ पर मैं दे दिया है, अगर आप लोग यहाँ पर मैं कर सकते हो तो बता दीजिएगा। अगर ईयर याद आ रहा है तो ईयर भी बता दीजिएगा। आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली मैं जो है रिवीजन करवाते जा रहा हूँ आपको। आप मेरे को बताएंगे, आप सभी के सभी लोग जल्दी से, और लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। 4500 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जल्दी से लाइक एंड शेयर होना चाहिए। और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप सभी लोग, यही आपका, आपके तरफ से गुरु दक्षिणा है आप लोगों की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। गरीबी हटाओ, ठीक है, हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी जो है यहाँ पर में, ठीक है, 5 ईयर्स प्लान में शामिल किया गया था। ये आप लोग बताएंगे कौन सा 5 ईयर प्लान था, कौन से नंबर का था, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर में दिया गया था, ठीक है। शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बता देंगे। कितनी सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, बहुत सारी चीजें जो आप लोगों से करवा सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग करते रहेंगे फ्रेंड, जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, आंसर करते रहेंगे आप लोग। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग कल भी मिलेंगे 1 बजे। और जितने भी लोग हैं, जो लोग टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में जो आपका नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में डायरेक्ट भी चले जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग टीचिंग परीक्षा का जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे में भी लिंक दी हुई है आप लोगों की, ठीक है, उस पर भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टीचिंग परीक्षा है, टीचिंग परीक्षा का यूट्यूब चैनल, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का ये यूट्यूब चैनल, ये हमारी क्लास है। यहाँ पर मैं अभी आप लोग हो यहाँ पर, ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, नीचे में एक लिंक दी गई है आप लोगों की, ये है लिंक ट्री, ठीक है। ये LINK ट्री, लिंक ट्री दिख रही है आपको। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर में आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी कोर्स आप लोगों ने परचेस करना है वो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और वो आप आसानी से जो है फ्रेंड्स, जो भी कम से कम दाम है उसके ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा। सिंपल सा क्या करना है आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स, ये नीचे में जो लिंक चल रही है आप लोगों की, ये लिंक है, जो लिंक ट्री की जो लिंक है, इस पर क्लिक कर दोगे आप, मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे में अगर आपने कोर्स ले लिया है, आप चाहते हो कि आपको TRE की जानकारियाँ वगैरह जो है वो आपको मिलती रहे, तो ये फॉर्म है, इस पर भी आप लोग क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स आज का पूरा लेक्चर। मैं थक गया बहुत ज़्यादा, लेकिन फ्रेंड्स मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसे ही सेशंस आप लोग चाहते हो तो जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ में। मिलते हैं कल, ठीक है, एग्जैक्ट 1 बजे। आज 5 बजे भी हम लोग मिलेंगे, तो 5 बजे भी आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। और आप सभी लोगों का दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। एक हेल्दी कम्युनिटी बनाने के लिए, एक ऐसी जगह बनाने के लिए जहाँ पर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, तो ये आप लोगों को श्रेय जाता है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू।